Welcome back to Science Online class. How are you all, beta? We are doing the practice exercise of chapter number 5, that is the coal and petroleum. हम लोग क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर जो 5 है कोल एंड पेट्रोलियम, उसके प्रैक्टिस एक्सरसाइज को हम लोगों को करना है. सो लुक हियर, आई थिंक वी हैव फिनिश्ड द शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस. हम लोगों ने शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन फिनिश कर लिए हैं. एंड राइट नाउ दिस इज द टाइम फॉर द लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. अब ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का टाइम है. सो फ्रॉम हियर वी हैव टू स्टार्ट. यहाँ से हमको स्टार्ट करते हुए चलना है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ नेचुरल गैस? गिव द 2 यूजेस ऑफ नेचुरल गैस. है ना, क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं बेटा. व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ नेचुरल गैस? नेचुरल गैस किन चीजों का कंपोजिशन होता है? व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ नेचुरल गैस? नेचुरल गैस किन चीजों का कंपोजिशन होता है? इन शॉर्ट यू कैन से नेचुरल गैस किन चीजों से बना होता है ना. बाई विच द नेचुरल गैस हैव बीन फॉर्म्ड. कोई भी नेचुरल गैस किन चीजों से मिलकर के बना है. सो आंसर देखिए, नेचुरल गैस कंसिस्ट्स ऑफ 95% मीथेन and 5% of a mixture of ethane, propane and ethylene. बहुत इजी सा क्वेश्चन है. 2 चीजें हैं इसमें, है ना. व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ नेचुरल गैस? नेचुरल गैस किन चीजों से मिलकर के बना है. एंड गिव द 2 यूजेस ऑफ नेचुरल गैस. साथ ही साथ हमको नेचुरल गैस के 2 यूज के बारे में भी बताना है. नेचुरल गैस किन चीजों से मिलकर के बना होता है और नेचुरल गैस के 2 यूज के बारे में भी हमको बताना है. सो आंसर आप देखिए, नेचुरल गैस कंसिस्ट्स ऑफ 95% ऑफ मीथेन. एक जो नेचुरल गैस होता है उसके पास 95% मीथेन होता है. नेचुरल गैस के अंदर 95% में मीथेन मौजूद होता है. एंड 5% ऑफ अ मिक्सचर ऑफ, और 5% में 3 चीजों का मिक्सचर होता है. एंड 5% ऑफ अ मिक्सचर ऑफ, और 5% में मिक्सचर होता है इथेन का, आगे लिखा है प्रोपेन का, एंड एथिलीन और एथिलीन का. सो अगेन आई एम रीडिंग द आंसर. नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ 95% मीथेन. नेचुरल गैस में 95% मीथेन होता है. एंड 5% ऑफ अ मिक्सचर ऑफ इथेन, प्रोपेन एंड एथिलीन, और 5% में मिक्सचर होता है इथेन का, प्रोपेन का और एथिलीन का. ये जो इथेन होता है, प्रोपेन होता है और एथिलीन होता है, ये भी 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं और इसके 5% की मात्रा उसमें होती है. 5% मिक्सचर होता है उसमें इथेन का, प्रोपेन का एंड एथिलीन का, ETHYLENE, एथिलीन. ठीक है. सो नेचुरल गैस कंसिस्ट्स ऑफ 95% ऑफ मीथेन. नेचुरल गैस के अंदर 95% मीथेन होता है. एंड 5% ऑफ अ मिक्सचर ऑफ, और 5% उसमें मिक्सचर होता है इथेन, प्रोपेन एंड एथिलीन. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे. ये तो हो गया किस चीजों से मिलकर के ये बना है. अब इसके बाद यूज देखना है. सो यूज देखिए, यूजेस ऑफ नेचुरल गैस. यूजेस ऑफ नेचुरल गैस. नेचुरल गैस के 2 यूज. पहला, इट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन. इट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन. ये हाइड्रोजन और कार्बन के सोर्स के रूप में इस्तेमाल होता है, क्योंकि हम सभी को पता है ये नेचुरल गैस एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है. इसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए इट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन. ये हाइड्रोजन और कार्बन के सोर्स के रूप में यूज होता है. व्हेन नेचुरल गैस इज हीटेड स्ट्रांगली इन अब्सेंस ऑफ द एयर. व्हेन नेचुरल गैस इज हीटेड स्ट्रांगली. जब नेचुरल गैस को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है स्ट्रांगली, स्ट्रांग तरीके से, इन अब्सेंस ऑफ द एयर. एयर के अब्सेंस में मतलब एयर के अनुपस्थिति में. व्हेन नेचुरल गैस इज हीटेड स्ट्रांगली इन अब्सेंस ऑफ द एयर. जब इन अब्सेंस ऑफ द एयर, एयर की अनुपस्थिति में नेचुरल गैस को हीट किया जाता है स्ट्रांगली, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म कार्बन एंड हाइड्रोजन. तो ये डिकम्पोज हो जाता है और कार्बन और हाइड्रोजन फॉर्म करता है. सो पहला यूज समझ में आ गया. इट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन. ये हाइड्रोजन और कार्बन के सोर्स के रूप में इस्तेमाल में आता है. व्हेन नेचुरल गैस इज हीटेड स्ट्रांगली इन अब्सेंस ऑफ द एयर. जब इन अब्सेंस ऑफ द एयर में, वायु की अनुपस्थिति में नेचुरल गैस को हीट किया जाता है स्ट्रांगली,
सो इट डीकम्पोजेस टू फॉर्म कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ये डीकम्पोज हो करके कार्बन एंड हाइड्रोजन फॉर्म कर लेता है। ठीक है, दूसरा देखो, एज अ फ्यूल इट हैज अ वेरी हाई कैलोरीफिक वैल्यू। एज अ फ्यूल इट हैज अ वेरी हाई कैलोरीफिक वैल्यू। फ्यूल के रूप में इसका कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है बहुत ज्यादा हाई होता है। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब ये होता है बेटा कि देखो कितना बताया गया है, 55 किलो जूल पर ग्राम। इसका मतलब ये बताया गया है कि 1 ग्राम में ये 55 किलो जूल ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। तो एज अ फ्यूल के बारे में बात करें तो इट हैज अ वेरी हाई कैलोरीफिक वैल्यू। नेचुरल गैस के पास कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती है, 55 किलो जूल पर ग्राम। इट बर्न्स इजीली, ये बहुत आसानी से जलता है। एंड यूज्ड एज अ फ्यूल, और ये फ्यूल के रूप में इस्तेमाल में आता है इन द होम्स, ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्रीज। और इंडस्ट्री में, उद्योगों में, ऑटोमोबाइल्स में, है ना, 2 व्हीलर 4 व्हीलर और होम्स और घरों में भी फ्यूल के रूप में ये यूज में आता है। तो ये हो गए इसके यूज। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन फिनिश। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल गैस। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल गैस। देखो दोनों अलग अलग बातें हैं, पेट्रोलियम गैस अलग होता है, अब ये नेचुरल गैस के बारे में बात करना है। तो नेचुरल गैस का फॉर्मेशन के बारे में अपने को बताना है कि वो किस तरीके से उत्पन्न हुआ है। तो आंसर देखो, नेचुरल गैस वॉज फॉर्म्ड मिलियन ऑफ ईयर्स एगो। नेचुरल गैस वॉज फॉर्म्ड, नेचुरल गैस फॉर्म हुआ है, ठीक है, मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, लाखों करोड़ों साल पहले, है ना, अलॉन्ग विद द पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स के साथ ही ये पाया जाता है। कब? when the microscopic sea plants and animals, microscopic means very small, sea plants मतलब समुद्र के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स died मतलब वो जब वो मर गए, and got buried under the surface of the earth, and got buried under the surface of the earth, ठीक है, या फिर got buried under the sand and mud particles, ठीक है। और जब ये मर गए जितने भी स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स थे, तो दे बरीड अंडर द अर्थ सरफेस, वो अर्थ सरफेस के अंदर चले गए। एंड दे ऑल्सो बरीड अंडर द सैंड एंड मड पार्टिकल्स, सैंड और जो मड पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर ये दफन कर दिए गए। फिर से पढ़ता हूं मैं, नेचुरल गैस वॉज फॉर्म्ड मिलियन ऑफ ईयर्स एगो। फिर से समझो, लाखों करोड़ों साल पहले नेचुरल गैस फॉर्म हुआ अलॉन्ग विद द पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के साथ। व्हेन द माइक्रोस्कोपिक या स्मॉल सी प्लांट्स एंड एनिमल्स डाइड एंड दे गॉट बरीड अंडर द सैंड एंड मड पार्टिकल्स, मतलब जब वो सैंड और मड पार्टिकल्स के अंदर दफन कर दिए गए, ठीक है, तब क्या हुआ? अंडर द एनारोबिक कंडीशंस, एनारोबिक मतलब होता है इन अब्सेंस ऑफ द एयर, जहां पे वायु उपस्थित ना हो। अंडर एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक कंडीशन के अंतर्गत क्या हुआ? दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स चेंज्ड टू गैस एंड पेट्रोलियम, है ना। अंडर द एनारोबिक कंडीशन, अनारोबिक कंडीशन के अंतर्गत मीन्स इन अब्सेंस ऑफ द एयर में क्या हुआ? दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स दे चेंज्ड इन टू द गैस एंड पेट्रोलियम। ये प्लांट्स और एनिमल्स चेंज होकर के गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में चेंज हो गए, ठीक है। आगे देखो, इट इज फाउंड अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ इन बिटवीन द सेडिमेंट्री रॉक्स। फिर से पढ़ रहा हूं, इट इज फाउंड अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? इन बिटवीन द सेडिमेंट्री रॉक्स, दो सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में। इट इज फाउंड अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ इन बिटवीन द टू सेडिमेंट्री रॉक्स, दो सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ ये पाया जाता है। समटाइम्स विद द पेट्रोलियम एंड समवेयर विदाउट पेट्रोलियम, कभी कभी ये पेट्रोलियम डिपॉजिट के साथ पाया जाता है और कभी कभी विदाउट पेट्रोलियम भी पाया जाता है। मतलब इसके जितने भी स्टोरेज होते हैं ये दो सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में पाया जाता है ये। तो कभी कभी इसके जो डिपॉजिट हैं, इट इज फाउंड अलोन, ये कभी कभी अकेला भी पाया जाता है। एंड समटाइम्स इट इज फाउंड विद द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स, और कभी कभी पेट्रोलियम डिपॉजिट के साथ भी ये पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया नेचुरल गैस fields have been discovered. In India natural gas field have been discovered. मतलब भारत में नेचुरल गैस के जितने भी फील्ड हैं वो डिस्कवर किए गए हैं। कहाँ कहाँ पे? इन त्रिपुरा, त्रिपुरा में, मुंबई हाई में, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में,
एंड जैसलमेर, और जैसलमेर में भी, ठीक है। सो इन इंडिया नेचुरल गैस फील्ड हैव बीन डिस्कवर्ड, इंडिया में नेचुरल गैस के जितने भी फील्ड हैं वो डिस्कवर किए गए हैं। इन त्रिपुरा, त्रिपुरा में, मुंबई हाई में, ठीक है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में एंड जैसलमेर में, ठीक है। तो ओवरऑल ये आंसर हो गया। सबसे पहले हम लोगों ने को ये बताना था कि नेचुरल गैस फॉर्म्ड हुआ मिलियन ऑफ ईयर्स एगो अलॉन्ग विद द पेट्रोलियम, कब? जब छोटे छोटे स्मॉल सी प्लांट्स एंड एनिमल्स डाइड हो गए एंड दे बरीड विद द सैंड एंड मड पार्टिकल्स। इसके बाद अंडर द एनारोबिक कंडीशन, जब वहां पे वायु उपस्थित नहीं था, सो दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स दे आर कन्वर्टेड इन फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम गैस एंड नेचुरल गैस। उसके बाद इट इज फाउंड जनरली इन बिटवीन द टू सेडिमेंट्री रॉक्स, ये दो सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में पाया जाता है ना, समटाइम्स विद द पेट्रोलियम, समटाइम्स विदाउट द पेट्रोलियम। और इसके फील्ड कहाँ कहाँ पे हैं? सो इन इंडिया नेचुरल गैस फील्ड्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन द त्रिपुरा में है, मुंबई हाई में है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा और जैसलमेर। तो अच्छा आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हाउ इज कोल फॉर्म्ड इन नेचर। देखो फॉर्मेशन का क्वेश्चन हर के लिए आ रहा है। इसके पहले हमने नेचुरल गैस का फॉर्मेशन पढ़ा, उसके पहले पेट्रोलियम गैस का भी पढ़ चुके हैं, अब ये कोल का आ गया। तो क्या लिखा है? हाउ इज कोल फॉर्म्ड इन नेचर। नेचर में कोल किस तरीके से फॉर्म होता है? नेम एंड डिफाइन द प्रोसेस विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल। नेम मतलब नाम बताइए, एंड डिफाइन द प्रोसेस, उस प्रोसेस का डेफिनेशन दीजिए, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल, जिसके कारण कोल का फॉर्मेशन होता है। सो आंसर देखो, पहले तो कोल के फॉर्मेशन को समझाना होगा, ठीक है। सो लुक हियर, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, फिर से वही बात, वही कहानी, वही स्टोरी। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो मतलब लाखों करोड़ों साल पहले क्या हुआ? वेरियस प्लांट्स ऑफ द अर्थ, वेरियस प्लांट्स एंड वेरियस पार्ट्स है, सॉरी, वेरियस पार्ट्स ऑफ द अर्थ वर कवर्ड विथ मार्शी एरिया ऑफ लैंड। कहने का मतलब क्या कि वेरियस पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस का जो ज्यादातर एरिया था, इट वॉज कवर्ड विद द मार्शी एरिया ऑफ लैंड, वो लैंड के मार्शी एरिया से कवर्ड था। मार्शी मतलब होता है दलदली, है ना, दलदल वाली जमीन। एंड इट इज कॉल्ड स्वैम्प, इसको स्वैम्प भी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो ये कि लाखों करोड़ों साल पहले जो धरती का बहुत सारा पार्ट्स था, वेरियस पार्ट्स ऑफ द अर्थ, इट वॉज कवर्ड विद द मार्शी एरिया ऑफ लैंड, ये लैंड के दलदली जमीन से ढका हुआ था। इट इज नोन एज द स्वैम्प, इसको स्वैम्प कहा गया। एंड आफ्टर दैट, एज द ट्रीज एंड एनिमल्स डाइड, एज द ट्रीज एंड एनिमल्स डाइड, दे बरीड अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। एज द ट्रीज एंड एनिमल्स डाइड, जैसे जैसे ट्रीज और एनिमल्स डाइड हो गए, खत्म हो गए, दे बरीड अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो ये सरफेस के अंदर बरीड हो गए, दफन हो गए, ठीक है। वही स्टोरी है ये तो, है ना। आगे देखो, अंडर द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर दे वर पुश्ड एंड क्रश्ड। अंडर द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर इनको मिलता चला गया जैसे जैसे धरती के अंदर समाते गए। फिर दे वर पुश्ड, इनको बार बार पुश किया गया, एंड क्रश्ड, क्रश मतलब इनको कुचला गया, बाई द सैंड एंड मड लेयर्स, ठीक है। आगे क्या लिखा है? समटाइम्स सैंड एंड मड कंप्रेस्ड देम टाइटर, और कई बार सैंड की लेयर ने, रेत की लेयर ने, एंड मड पार्टिकल्स की लेयर ने कंप्रेस्ड देम मतलब इनको दबाया, टाइटर, टाइटर मतलब और ज्यादा, और टाइट वे में, है ना, इन दिस वे, और इस तरीके से दे कन्वर्टेड इन फॉर्म ऑफ कोल, और फाइनली ये कोल के रूप में तब्दील हो गए। सो कुछ भी नहीं, मिलियन ऑफ ईयर्स एगो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द अर्थ वॉज कवर्ड बाई द मार्शी एरिया ऑफ लैंड, है ना, विच इज कॉल्ड स्वैम्प। उसके बाद एज द ट्रीज एंड एनिमल्स डाइड एट दैट टाइम, सो दे बरीड अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। उसके बाद अंडर द हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, समटाइम्स दे आर क्रश्ड एंड पुश्ड बाय द सैंड लेयर, मड पार्टिकल्स, समटाइम्स टाइटर, एंड इन दिस वे फाइनली दे कन्वर्टेड इन फॉर्म ऑफ कोल। ऐसा शॉर्टकट में आपको याद करना है। आगे बोला गया था उस प्रोसेस का नाम बताइए। सो द नेम ऑफ द प्रोसेस, इस प्रोसेस को जिसके द्वारा कोल का फॉर्मेशन हुआ है, इट इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, इसको कार्बोनाइजेशन कहा जाता है। द नेम ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, इसको कार्बोनाइजेशन प्रोसेस का नाम दिया गया है। अब इसका डेफिनेशन भी बताना सर, तो डेफिनेशन देखो, कार्बोनाइजेशन क्या होता है, शॉर्टकट में डेफिनेशन क्या होगा इसका? द स्लो कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू द कोल, द स्लो कन्वर्शन ऑफ वुड इनटू द कोल, लकड़ी से या वुड से कोयले का बनना बाय अ बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा, एक्सटेंडिंग ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, जो लाखों करोड़ों साल पहले से चल रहा था, इज कॉल्ड द कार्बोनाइजेशन। तो क्या है ये
कार्बोनाइजेशन है क्या भैया? द स्लो कन्वर्जन, द स्लो मतलब स्लो गति से होने वाला, धीमी, है ना, स्लोली स्लोली होने वाला, द स्लो कन्वर्जन ऑफ द वुड इनटू कोल, द स्लो कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल, वुड से कोयले का बनना स्लोली स्लोली बाय द बायोकेमिकल प्रोसेस, एक बायोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा, एंड एक्सटेंडिंग ओवर द मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, जो लाखों करोड़ों साल पहले घटित हुआ, इज कॉल्ड द कार्बोनाइजेशन। और ये चीजें कई बार पढ़ चुके हैं तो याद हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। हाउ इज पेट्रोलियम मिक्स्ड, मतलब पेट्रोलियम जो होता है वो किन किन चीजों का मिक्सचर होता है, एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिफाइनिंग पेट्रोलियम। उसके बाद पेट्रोलियम को रिफाइन या शुद्ध करने का प्रिंसिपल क्या होता है, मतलब रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ पेट्रोलियम, है ना, प्रोसेस की जो रिफाइनरिंग प्रोसेस होती है पेट्रोलियम की जो रिफाइनिंग प्रोसेस होती है उसके बारे में तो अपने को मालूम है। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिफाइनिंग द पेट्रोलियम, तो इसके रिफाइनिंग करने का प्रिंसिपल क्या है, एंड नेम द 4 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग इट्स रिफाइनिंग, नेम द 4 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, और 4 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स के नाम बताने हैं, विच इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग इट्स रिफाइनिंग, जो कि इसके रिफाइनिंग के दौरान हमको मिलते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बट अगेन इट इज अ कंबाइंड क्वेश्चन, ठीक है, कंबाइंड क्वेश्चन है तो ध्यान से देखना। क्रूड ऑयल, पहले तो हाउ इज पेट्रोलियम मिक्स्ड, तो इसके बाद आंसर देखो, क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन्स, मतलब जो क्रूड ऑयल और वो पेट्रोलियम जो है एक्चुअली इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, ये सिंपल नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है, मिक्स्ड विद द सॉल्ट वाटर, और ये जनरली सॉल्ट वाटर के साथ मिक्सचर के रूप में पाया जाता है। आगे देखो, इट इज बिलीव्ड दैट, और ऐसा विश्वास किया जाता है, पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड बाय द एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल सी प्लांट्स एंड एनिमल्स which got buried in the seabed millions of years ago, and it is believed that, मतलब ये विश्वास किया जाता है कि पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड, पेट्रोलियम फॉर्म हुआ है, पेट्रोलियम बना हुआ है बाय द एनारोबिक डिकम्पोजिशन, एनारोबिक कहने का मतलब होता है इन अब्सेंस ऑफ द एयर, और डिकम्पोजिशन कहने का मतलब होता है प्लांट है ना, डिकम्पोजिशन कहने का मतलब जो भी डेड वेजिटेशन से प्लांट और एनिमल्स के, उनका धीरे धीरे वो डिकम्पोज होने लगे। सो इट इज फॉर्म्ड बाय द एनारोबिक डिकम्पोजिशन, लेकिन किसका, एक्सट्रीमली स्मॉल सी एनिमल्स और प्लांट्स का, समुद्र के अंदर पाए जाने वाले जो स्मॉल एनिमल्स हैं और सी प्लांट्स हैं उनका, विच गॉट बरीड इन द सी बेड, सी बेड मतलब समुद्र की सतह, जो कि समुद्र की सतह के नीचे दफन हो गए मिलियन ऑफ ईयर्स एगो। तो ये आंसर हो गया हाउ इज पेट्रोलियम मिक्स्ड। अब आगे देखो, प्रिंसिपल ऑफ रिफाइनिंग पेट्रोलियम, मतलब जब भी पेट्रोलियम को शुद्ध किया जाता है या पेट्रोलियम प्रोसेस को अलग अलग ऑब्टेन किया जाता है, जिसको रिफाइनिंग प्रोसेस बोलते हैं, उसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो आंसर देखो, द बेसिक स्टेप इन द रिफाइनिंग प्रोसेस इज डिस्टिलेशन, द बेसिक स्टेप इन द रिफाइनिंग प्रोसेस इज डिस्टिलेशन, मतलब रिफाइनिंग प्रोसेस का जो बेसिक स्टेप होता है, जो पहला स्टेप होता है, इट इज कॉल्ड द डिस्टिलेशन, उसको डिस्टिलेशन कहा जाता है। द बेसिक स्टेप in the refining of petroleum, the basic step in the refining process is called the distillation, ठीक है। डिस्टिलेशन में होता क्या है बेटा, डिस्टिलेशन सेपरेट्स आउट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम, डिस्टिलेशन क्या करता है, डिस्टिलेशन सेपरेट्स आउट, सेपरेट आउट मतलब अलग कर देता है, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की सभी कंपोनेंट्स को, ठीक है, बाय बॉइलिंग देम अंटिल दे वेपोराइज, उनको बॉईल करके जब तक कि वो वेपोराइज ना हो जाएं। तो यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि डिस्टिलेशन सेपरेट्स आउट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम, डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस होता है वो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं पेट्रोलियम के उसको सेपरेट आउट कर देता है। कैसे, बाय बॉइलिंग देम, उनको उबाल करके, अंटिल दे वेपोराइज, जब तक वे वेपर में चेंज ना हो जाएं। अब आगे देखो, द वेपर इज अलाउड टू कूल एट द डिफरेंट टेम्परेचर, बाद में अलग अलग टेम्परेचर में इस वेपर को ठंडा किया जाता है। आफ्टर दैट इन अ सॉरी, थोड़ा वेट करो बेटा, इन अ ह्यूज टावर, एक ह्यूज टावर में, इन अ ह्यूज टावर, मैं फिर से पढ़ रहा हूं, क्या लिखा था,
द वेपर इज अलाउड टू कूल एट द डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर में वेपर को कूल कराया जाता है, ठंडा कराया जाता है। इन अ ह्यूज टावर, एक बहुत बड़े टावर में, ठीक है। मतलब इस प्रोसेस में क्या होता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस में हमने ये सीखा कि द बेसिक स्टेप जो है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम का वो होता है डिस्टिलेशन। उसके बाद डिस्टिलेशन सेपरेट्स आउट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द पेट्रोलियम, ठीक है। जितने भी कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम के होते हैं उनको ये क्या करता है, सेपरेट आउट कर देता है। कैसे, बाय बॉइलिंग देम, उनको गर्म करके, अंटिल दे वेपोराइज, जब तक वो वेपोराइज ना हो जाए, वेपर के फॉर्म में एक्सचेंज ना हो जाए। और उसके बाद क्या होता है, द वेपर इज अलाउड टू कूल, देखो ये लिखा हुआ था, द वेपर इज अलाउड टू कूल एट डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर में इस वेपर को कूल कराया जाता है, ठंडा कराया जाता है। इन अ ह्यूज टावर, एक बहुत बड़े टावर में, ठीक है। एट ईच टेम्परेचर, और हर टेम्परेचर में क्या होता है, अ नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बिकम्स लिक्विड, हर टेम्परेचर में अ नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब अलग अलग हाइड्रोकार्बन बिकम्स लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। एंड सेपरेट आउट, और वो अलग कर दिए जाते हैं। दे आर कॉल्ड फ्रैक्शन, इन सभी अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स को फ्रैक्शंस कहा जाता है। एंड हैंस दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और बिकॉज इसमें बहुत सारे फ्रैक्शंस सेपरेट आउट होते हैं, इसलिए इस रिफाइनिंग प्रोसेस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कहते हैं। उसके बाद बोला गया था कुछ प्रोडक्ट्स के नाम बताइए, तो सम प्रोडक्ट्स आर फॉलोइंग, कुछ प्रोडक्ट्स निम्नलिखित हैं। फर्स्ट देखो पेट्रोलियम गैस, है ना, जिसको एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी बोला जाता है जब ये लिक्विड में चेंज हो जाता है। दूसरा है पैराफिन वैक्स, ठीक है। तीसरा है पेट्रोल, फोर्थ है डीजल, फिफ्थ है लुब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है। तो ये 4-5 प्रोडक्ट्स के नाम आप याद कर लीजिएगा। Till here I am going to finish my lecture. Next time in the next video we will talk about the NCERT column, NCERT column के exercise करेंगे। Till then all the best, thank you so much.